पुष्पा 2 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। क्यों एक्टर राजकुमार हुए किडनैप? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। कूस मुनिसामी वीरप्पन, जो भारत के एक डाकू से डोमेस्टिक टेररिस्ट बन गया, जो 36 वर्षों से एक एक्टिव टेररिस्ट था, जिसने फिरौती के लिए मेजर पॉलिटिशियंस का अपहरण भी कर लिया था। इतना ही नहीं, उस पर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में झाड़ियों और जंगलों में चंदन की स्मगलिंग और हाथियों के इलीगल शिकार का आरोप लगाया गया था। 30 जुलाई 2000 को वीरप्पन ने कन्नड़ सिनेमा एक्टर राजकुमार और 3 अन्य लोगों को तमिलनाडु कर्नाटक सीमा से पास सत्यमंगलम तालुक ईरोड जिले के एक गांव डोडा गजनूर से अगवा कर लिया, जहां फिल्म स्टार अपने गृह प्रवेश प्रोग्राम में भाग ले रहे थे। 30 जुलाई 2000 को लगभग 9:30 बजे वीरप्पन ने 10 या 12 आदमियों के साथ तमिलनाडु के गजनूर में राजकुमार के फार्म हाउस पर हमला किया। राजकुमार ने 27 जुलाई 2000 को एक नए घर के लिए प्रवेश करने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए वो गजानूर तक आए थे। राजकुमार ने खाना खाया ही था कि वीरप्पन और उसके गुंडे अंदर घुस आए। राजकुमार की पत्नी पार्वतम्मा राजकुमार ने बताया कि राजकुमार और उनके परिवार के सदस्य उस वक्त टेलीविजन देख रहे थे जब वीरप्पन घर के अंदर आया, और तब उसने कन्नड़ में पूछा, हमें सर चाहिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। जब राजकुमार उनके सामने आया तो वो राजकुमार को घर से बाहर तेज बारिश में ही ले गई। बाहर जाने के बाद वीरप्पन ने राजकुमार से घर के बाकी लोगों के बारे में पूछताछ और फिर किए। एक बार वीरप्पन घर लौट आया और उसने राजकुमार के दामाद S.A. गोविंदराज और एक रिश्तेदार नागेश और एक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर नागप्पा को भी किडनैप कर लिया। एक राजकुमार जैसे एक्टर की किडनैपिंग की बात फैलते ही लोगों ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। उनके फैंस ने जल्द से जल्द ढूंढने की मांग की। बेंगलोर के साथ साथ कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में पब्लिक का गुस्सा और वायलेंस बढ़ गया। 22 सितंबर को बेंगलोर में एक हड़ताल भी हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और पुलिस ऑफिसर ने तमिलनाडु सरकार से मदद मांगी और मदद मांगने के लिए उन्होंने चेन्नई तक जाना पड़ा। बातचीत की गई, शर्तें सुनी गई और तमिल मैगजीन्स नकीरन के एडिटर वीरप्पन के साथ काफी वक्त से बातचीत में शामिल थे। वो एडिटर इससे पहले इसी तरह की बातचीत और नेगोशिएशंस के लिए वीरप्पन से मिले भी थे और वीडियो चर्चाओं के लिए कई बार जंगल में भी गया था। वीरप्पन ने अपनी शर्तें बताई और कावेरी वाटर डिस्प्यूट में तमिलनाडु के लिए जस्टिस की मांग की। साथ ही तमिल को कर्नाटक की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने और तमिलनाडु में जेल में बंद कुछ तमिल पॉलिटिशियन प्रिजनर्स की रिहाई करने की मांग की। वीरप्पन ने राजकुमार को 108 दिनों के लिए रखा था और आखिरकार नवंबर 2000 में बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया गया। एक पुलिस ऑफिसर ने बाद में सुझाव दिया कि उनकी रिहाई के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया था। हालांकि राजकुमार के परिवार ने इस बात को झूठ बताया। किडनैपिंग के वक्त तमिलनाडु में इंस्पेक्टर जनरल M. बालचंद्रन और STF के कमांडर हर्षवर्धन राजू गजानूर ने राजकुमार के फार्म हाउस में 55 किलोमीटर दूर डिबम में एक बैठक में थे। इस गुप्त सूचना के आधार पर कि वीरप्पन डिबम में एक हिंदू मंदिर में जाएगा, उन्होंने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। वीरप्पन ने अपने चाचा सालवई गौंडर, एक चंदन स्मगलर की मदद करके अपना क्रिमिनल करियर शुरू किया था। वीरप्पन ने शुरुआत में एक चंदन और हाथी दांत स्मगलर के रूप से काम किया और हाथियों को अपने दांत के लिए मार डाला। बाद में वो अपने चाचा से अलग हो गया। अगले 25 सालों में वीरप्पन और बाकी शिकारियों ने मिलकर 2000 से 3000 हाथियों को मार डाला, जिसके लिए उसे पहली बार 1972 में गिरफ्तार किया गया था। 17 साल की उम्र में अपनी पहली हत्या के बाद उसने अपनी इलीगल एक्टिविटीज को रोकने वालों को मारना शुरू कर दिया। उसके शिकार पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते थे। वीरप्पन लगभग 184 लोगों को मारने के लिए वांटेड था, जिनमें से लगभग आधे पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, और 2000 से अधिक हाथियों के शिकार और 16 करोड़ के हाथी दंत और लगभग 65,000 किलोग्राम की चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग के लिए भी वांटेड था। वीरप्पन को पकड़ने की लड़ाई में तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों को 100 करोड़ से अधिक खर्च करने पड़े। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।